हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे क्लास 7 का जियोग्राफी का चैप्टर जल। तो जल के बारे में सोचने को कि हमारे मस्तिष्क में कैसा चित्र बनता है। आप नदी जल, प्रपात, वर्षा की झीम अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागज़ की नाव तैरकर बहुत खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है और वह जल कहाँ जाता है? तो वो जल कहाँ जाता है? सूर्य के ताप के कारण वह जल वाष्पित हो जाता है और ठंडा होने पर जल संघनित होकर बादल के रूप में ले लेता है। यहाँ से यह वर्षा हिम मतलब बर्फ अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र से नीचे गिरते रहता है। जिस प्रकार जल लगातार अपने स्वरूप को बदलते रहता है और महासागर, वायुमंडल, धरातल के बीच चक्कर लगाते रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। हमारा पृथ्वी क्या है? थलशाला के समान है, जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित है, वहीं आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा की खेती के लिए कर रहे हैं, तो वही जल सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता होगा। ये सब अनुमान लगा सकते हैं। और अलवण जल के मुख्य स्रोत कैसे? नदी, ताल, सूते एवं हिमनद। महानद, सागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। इससे अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने के उपयोग में नमक के लिए होता है। ये पूरा वर्ल्ड का मैप है और यहाँ पे सब में बताया गया कि कौन सी नदी है, कौन सी झील है। तो सबसे पहले ये हो गया प्रशांत महासागर, ये अटलांटिक महासागर, ये दक्षिण अटलांटिक महासागर मतलब ये उत्तर हो गया, तो ये दक्षिण हो गया। ये आर्कटिक सागर, ये हिंद महासागर, ये प्रशांत महासागर, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखिए, ये एशिया है। एशिया में क्या है? कैस्पियन सागर है, काला सागर है, डबनी नदी है। फिर उसके बाद होंगही है, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी भारत में है। और यहाँ पे पूर्वी चीन सागर है, दक्षिणी चीन सागर है। फिर यहाँ पे डार्लिंग नदी है, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पे कोरल सागर है। फिर ये अफ्रीका है, अफ्रीका में ऑरेंज नदी है, कांगो नदी है, विक्टोरिया झील है, नाइजर नदी है, नील नदी है, नील नदी है, लाल सागर है। यहाँ पे काला सागर है, दनबू नदी है। फिर दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी है। इसी अमेजन नदी का उल्लेख उसमें मिला हुआ है। जैसे यहाँ पे आज यहाँ का जो पानी है, कल यहाँ अगर गिर रही है तो इसी नदी के बारे में उसमें उल्लेख था। मिसिसिपी नदी है, साल्ट लेक सिटी है, ग्रेट बेरियर झील और ग्रेट स्लेव झील, विनिपेग झील, सुपिरियर झील और हुरंग झील। तो ये सब पूरी नदियों के बारे में दिया है जो पूरे वर्ल्ड में है। फिर ये डायग्राम में मतलब न्यूज़पेपर में बताया जा रहा है कि जब पानी की कमी से क्या परेशानी हो रही है, लोग पीने के पानी के लिए कहाँ दूर दूर से पानी ला रहे हैं, तो ये सब चित्र में बताया गया। फिर उसके बाद हम देखते हैं महासागरीय परिसंचरण। समुद्री तट पर नंगे पैर चलने पर क्या होती? जादुई से अनुभूति होती। कुलीन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी और वायु में लवणीय गंध और लहरों का संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा क्या होता है? गतिमान होता है। जो ये महासागरीय है वो क्या होता है? हमेशा गतिमान रहता है, यह कभी भी शांत नहीं रहता। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे तरंगे, ज्वार भाटा और धाराएं। तो हम आगे देखते हैं तरंगे क्या होता है, ज्वार भाटाएं क्या होता है और धाराएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले तरंगे देखते हैं। तरंगे क्या होते हैं? जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता है तब उसे हम तरंगे कहते हैं। और अगर एक बॉल को फेंका जाए तो इसी टाइप का दृश्य बनेगा। जब समुद्री सतह पर पवन बहती तब तरंगे उत्पन्न होती। जितनी ही तेज पवन बहती उतनी ही बड़ी तरंगे उत्पन्न होती हैं। फिर दिखाया गया है कि तूफान में तेज वायु चलने पर
विशाल तरंगें उत्पन्न होती है। इसके कारण अधिकांश अत्यधिक विनाश होता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होती है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगें उठ सकती है, जिसे हम सुनामी कहते हैं। 15 मीटर तक अगर उठेगी तो वो सुनामी होगी, और 150 मीटर तक उठेगी तो वह विशाल सुनामी। ये तरंगें 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती है। 2004 में सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ। सुनामी के कारण जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट है वो डूब गया। सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय क्या होता है, नष्ट हो जाता है। ये मतलब एक सुनामी आया था 26 दिसंबर 2004 को, ठीक है। तो पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक नुकसान हुआ था। इसमें ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम थी जिसे अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर थी। इस भूकंप की तीव्रता 9.0 थी, मतलब जो बहुत खतरनाक होती। भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई और समुद्र तक की अकस्मात गति उत्पन्न हो गई। इस कारण यह भूकंप आया। महासागर तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया, नीचे की ओर दिशा की ओर छूट गए। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा। दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्र तटों से जल हटने लगा। भारतीय प्लेट के बर्मा की प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र तट की ओर लौटा। यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आया था, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयान की गति से की जा सकती है। इसके परिणामस्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए। भारतीय सेना का दूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, वो भी डूब गया। तो दोस्तों ये पूरा क्या है, सुनामी के बारे में बताया गया है। ये तमिलनाडु के तट पर सुनामी द्वारा विनाश, ये पूरे जो घर हैं, पेड़ पौधे हैं, सब पूरा पानी से डूब गए। दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के तटों पर तबाही मचाई, वह कई 100 वर्षों की सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी है। हिंद महासागर में निरीक्षण आरंभिक चेतावनी की प्रणाली और हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन और संपत्ति अत्यधिक क्षति हुई। प्रथम संकेत यह होता है कि तटीय क्षेत्र से जल में तेजी से कमी आती और फिर विनाशकारी तरंगें उठने लगती। जब तट पर ऐसा होता है तो लोग ऊंचे स्थान पर न जाकर उस अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्र होने लगे। इसके फल जब सुनामी की विशाल तरंगें आई तो बड़ी संख्या में उत्सुक खड़े दर्शकों की मृत्यु हो गई। फिर देखते हैं ज्वार भाटा। दिन में 2 बार महासागरीय जल का उठना एवं गिरना क्या होता है, ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है उसे ज्वार, और जब जल अपने न्यूनतम स्तर तक आ जाता है एवं तट के पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। अब क्या है, लघु ज्वार भाटा और वृहद ज्वार भाटा। ये सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी है, इसको दिखाया गया। सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं, ठीक है। सूर्य और चंद्रमा की शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है तो उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण जल से अभिकर्षित होते हैं, जिसके कारण उच्च ज्वार आता है। और पूर्णिमा और अमावस्या के दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी सिद्ध होते हैं तो इस समय सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं। इसे वृहद ज्वार भी कहते हैं। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब एक साथ आते हैं तो उसे ऊंचे ज्वार या वृहद ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशा में से महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न या लघु ज्वार भाटा आता है। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार
मछली पकड़ने में मदद करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियाँ तट के पकड़ जाती, जिससे मछुआरों को बिना कठिनाई से मछलियाँ पकड़ ले पाते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे आने से जल का उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न में भी किया जाता है। फिर महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती है। ये कभी गर्म या ठंडी हो सकती है। भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर प्रभावित होती है। ठंडी धारा ध्रुवीय एवं उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होती है। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं जो है शीत है और गल्फ स्ट्रीम गर्म है। मतलब लेब्राडोर जो महासागरीय है वो ठंडी है और गल्फ स्ट्रीम गर्म है। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती है। गर्म धाराएं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती है वह स्थान मत्स्य के लिए सर्वोत्तम होता है। जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के कुछ पूर्वी तट इसके उदाहरण हैं। तो ये हमारा जल वाला जो चैप्टर है वो समाप्त होता है।